एक ऐसा एम्पायर जो सदियों तक ताकतवर रहा, एक ऐसी कहानी जो तारीख की धूल में खो गई। आखिर इसका राज क्या है और ये कैसे ख़त्म हुई? चलिए जानते हैं इस ताकतवर सल्तनत का सच। 1923 में 600 साल से भी ज़्यादा चलने वाली ऑटोमन सल्तनत का खात्मा हो गया। इस सल्तनत ने 16वीं सदी के दरमियान अपने इंतहा पर पहुंचकर मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप के बहुत से इलाकों पर हुकूमत की थी। ऑटोमन सल्तनत एक छोटी सी ताकत थी जो नॉर्थ वेस्ट एनातोलिया में मौजूद थी, मगर धीरे धीरे ये एक अजीम एम्पायर बन गई। हुकूमत, मुआशी और माशरती तरक्की ने इस सल्तनत को एक तरह से दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब एम्पायर में से एक बना दिया। मगर सवाल ये है कि इस शानदार सल्तनत का खात्मा कैसे हुआ और इस खात्मे ने आज की तुर्की को कैसे शेप दी। आइए जानते हैं। ऑटोमन एम्पायर की असल कहानी को समझने के लिए हमें पहले तुर्क लोगों की हिजरत का जायज़ा लेना होगा। तुर्क लोग असल में एशिया के मशरक़ी हिस्सों से आए थे। कदीम दौर से ये लोग नॉर्थ ईस्ट एशिया से माइग्रेट करते गए और 7वीं सदी तक अल्ताई माउंटेन्स में आ बसे। धीरे धीरे ये लोग कैस्पियन और एरल सी के करीब सेटल होने लगे। इन लोगों में से एक कबीला उगुस तुर्क सबसे नुमायाँ था। 10वीं सदी के आखिर में इस कबीले के एक लीडर सल्जूक ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कबीले से अलहदगी का फैसला किया और अपनी एक अलग सल्तनत सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत पर्शिया तक फैल गई और ये लोग फ़ारसी ज़ुबान और इस्लामी तहजीब अपना चुके थे। 1060 के बाद ये लोग बैजेंटाइन एम्पायर की सरहदों तक पहुंच गए। बैजेंटाइन और सल्जूक के दरमियान जंग हुई जो 1071 में बैटल ऑफ मैजिकर्ड में बैजेंटाइन की शिकस्त पर ख़त्म हुई। इस जंग के बाद तुर्क लोगों ने एनातोलिया, जो आज का तुर्की है, उस पर कब्जा जमा लिया। मगर वक्त के साथ सल्जूक एम्पायर भी कमज़ोर होने लगा और 14वीं सदी तक छोटी छोटी तुर्क सल्तनतें एनातोलिया में उभरने लगीं। इस दौरान एक छोटे वॉरलॉर्ड जिसका नाम उस्मान था वो उभरे। उस्मान ने एक नए एम्पायर की बुनियाद रखी जो आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर बना। उस्मान के बाद उसके वारिस बैजेंटाइन एम्पायर के बचे कुछ इलाकों पर कब्जा करने लगे। बैजेंटाइन, जो कभी यूरोप के सबसे ताकतवर एम्पायर में से एक माना जाता था, 14वीं सदी तक सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल और चंद छोटी जगहों तक सिमट चुका था। 1331 में ऑटोमन फौज ने नीसिया पर कब्जा कर लिया और 1369 में एड्रियानोपल भी गिर गया, जो अब बुल्गारिया, ग्रीस और तुर्की के बॉर्डर पर है। अब ये ऑटोमन एम्पायर की टेम्परेरी दारुल हुकूमत बन गया था। साइबेरिया और बुल्गारिया भी जल्द ही ऑटोमन सल्तनत का हिस्सा बन गए। 1453 में सुल्तान महमद II, जो महमद द कॉन्करर के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑटोमन सुल्तान बने और उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने का इरादा कर लिया। अप्रैल 1453 में महमद ने सिटी का मुहासरा कर लिया। 7 हफ्ते की जंग के बाद 29 मई 1453 को ऑटोमन फौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। बैजेंटाइन एम्पायर के अंतिम बादशाह कॉन्स्टेंटीन द 11th शहादत पा गए। कॉन्स्टेंटिनोपल अब ऑटोमन एम्पायर का रस्मी दारुल हुकूमत बन गया था। सुल्तान महमद ने फेमस हाया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील करा दिया और उस पर 4 मीनार बनवाए। कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह ऑटोमन एम्पायर के लिए एक नए दौर का आगाज़ था। 1453 के बाद ऑटोमन एम्पायर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक फैल गया। महमद II ने ग्रीस, अल्बानिया, बोस्निया पर कब्जा कर लिया और उसके बाद बेयजिद II ने सीरिया और इजिप्ट फतह कर लिया। 1512 से 1520 तक सुल्तान सेलिम I ने लीबिया और इजिप्ट पर हमला करके ऑटोमन सल्तनत का दायरा और वसी कर दिया। अल्जीरिया और तंजानिया भी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गए। मगर ऑटोमन एम्पायर का सबसे अजीम सुल्तान सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट था। 1520 से 1565 तक उसने 50 साल दौरे हुकूमत में ऑटोमन एम्पायर को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बना दिया। उसने हंगरी और बाल्कन्स को भी फतह कर लिया और फतूहात का सिलसिला वियना तक जा पहुंचा। मगर 1529 में वियना का मुहासरा नाकाम रहा। सुल्तान सलमान के दौर में ऑटोमन फ़ौज सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। जेनिसरीज़ इस्लामी फ़ौज, जो ज़्यादातर क्रिश्चियन गुलामों पर मुश्तमिल थी, उसने ऑटोमन फ़ौज को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया था। 16वीं और 17वीं सदी तक ऑटोमन एम्पायर और यूरोप की ताकतवर स्टेट्स स्पेन, ऑस्ट्रिया और रशिया के दरमियान कई लड़ाइयाँ होती रहीं। 1683 में
ऑस्ट्रिया के शाह जॉन द थर्ड ने वियना के पास ऑटोमन फौज को शिकस्त दी और ये ऑटोमन एक्सपेंशन का आखिरी पॉइंट था। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। सुल्तान अब पॉलिटिक्स से ज़्यादा हरम और बागातों में अपना वक्त गुजारते और गवर्नेंस का ज़िम्मा ग्रैंड वाइज़र और ब्यूरोक्रेसी के पास था। यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही थी, मगर ऑटोमन एम्पायर अभी भी पुरानी सोचों पर चल रहा था। रशिया और ऑस्ट्रिया ने ऑटोमन इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। ब्लैक सी और बाल्कन्स में तुर्क हुकूमत कमज़ोर होती गई और 19वीं सदी तक ऑटोमन एम्पायर यूरोप के लिए सिक मैन ऑफ यूरोप बन चुका था। साइबेरिया, ग्रीस और बुल्गारिया ने इंडिपेंडेंस ले ली। इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका भी ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से निकल गए। 20वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते ऑटोमन एम्पायर सिर्फ तुर्की तक सिमट चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ लड़ा, मगर शिकस्त खा गया। 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने रिपब्लिक ऑफ तुर्की की बुनियाद रखी और ऑटोमन एम्पायर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ऑटोमन एम्पायर एक अजीम सल्तनत थी जो लगभग 600 साल तक बरकरार रही। ये एम्पायर एक वक्त में दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे डाइवर्स सल्तनत थी, मगर यूरोप की तरक्की और ऑटोमन हुक्मरानों की गफलत की वजह से ये धीरे धीरे ज़वाल का शिकार हो गई। आज का तुर्की ऑटोमन एम्पायर का वारिस है, मगर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसको एक मॉडर्न सेकुलर मुल्क बना दिया। ऑटोमन का असर अभी भी तुर्क कल्चर, आर्किटेक्चर और पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है। अगर आप तारीख़ की मज़ीद ऐसी ही अजीब व गरीब कहानियाँ सुनना चाहते हैं, टाइमलेस आर्काइव्स को सब्सक्राइब करें। हर नया राज, हर नया वाक़या और हर नए अनोखे किरदार के लिए हमारे साथ रहिए।